गुड मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का सेशन रहने वाला है लॉरेंस कोलबर्ग से ने जो थ्योरी दिया था उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी आलोचनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिले और लाभ मिले। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग में ही लिखा हुआ है लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता से संबंधित सिद्धांत दिया था। नैतिकता से संबंधित मतलब इन्होंने बताया था कि बच्चों में जो नैतिकता होती है यानी कि सही और गलत करने का जो अनुभव होता है, गुण होता है, उनके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नैतिकता क्या है। तो देखिए किसी भी मनुष्य में या किसी भी व्यक्ति में उपस्थित वह गुण जिसके माध्यम से वह सही और गलत का पहचान कर पाता है वह नैतिकता कहलाता है। बात समझ गए? किसी भी मनुष्य में, किसी भी व्यक्ति में, ठीक है, या कोई बच्चा में अगर सही और गलत करने का जो गुण होता है वही नैतिकता कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आया। अब बच्चे में नैतिकता कहाँ से आती है? तो देखिए बच्चे में नैतिकता हो या अनैतिकता हो, इस दोनों का गुण जो है उसके समाज और जहाँ पे रहता है वहाँ के परिवेश से ही उसको मिलता है। अगर परिवेश में अच्छे व्यक्ति रहते हैं जहाँ पे वो बच्चा रहता है तो उसमें जो नैतिकता होगी उसका जो गुण होगा वो अच्छा होगा। अगर वो जहाँ रहता है वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं है तो उसमें जो मोरालिटी का गुण होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो मतलब फाइनली बच्चे में जो नैतिकता का गुण आता है वो उसके परिवेश और उसके समाज से ही आता है। तो आपने नैतिकता के बारे में समझा। ठीक है, अब देखो नैतिकता को दो भागों में बांटा गया है। एक नैतिक दुविधा जिसको मोरल डिलेमा कहा जाता है, ठीक है, और नैतिक तर्कना, ठीक है, जिसको मोरल रीजनिंग कहा जाता है। तो हम इन दोनों को स्पेशली पढ़ते हैं। ठीक है, तो नैतिक दुविधा क्या कहा, किसे कहते हैं? तो देखिए नैतिक दुविधा किसी व्यक्ति में मौजूद वह गुण है जिसके माध्यम से वह किसी भी चीज में डिसीजन सही से नहीं ले पाता, मतलब वो सही और गलत का डिसीजन लेने में क्या होता है, असमर्थ होता है। मतलब वो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाता है। सपोज कीजिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप अपने आप को रखिए इस नैतिक दुविधा का जो एग्जाम्पल है उसमें आप जितने भी व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब क्या करें, अपने आप पर इस चीज को आजमाएं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक मित्र, ठीक है, बहुत ही घायल स्थिति में है। ठीक है, बहुत ही घायल स्थिति में है और उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। ठीक है, बट आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि किसी एक जगह पे जो है कुछ पैसा रखा हुआ है और आपको वहां जाके चोरी कर लेना है। वहां जाके क्या करना है, आपको ये पता है कि अगर आप अपने दोस्त को डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाइएगा तो उसकी हो सकती है स्थिति खराब हो सके। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर हम यहाँ पे जाके चोरी कर ले तो यहाँ से हमको पैसा मिल जाएगा। तो आपके पास दो स्थिति हो गई, यानी कि आप डिसीजन नहीं लेने की स्थिति में आ गए कि क्या करना है। अगर चोरी कर लेंगे तो मेरे दोस्त का जो जान बच जाएगा, ठीक है, अगर नहीं चोरी करेंगे तो मेरे दोस्त का जान चला जाएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में फंस जाता है कि जब उसको सही और गलत को में से किसी एक को चुनने में काफी परेशानी होने लगती है, तब उसे हम कहते हैं नैतिक डिलेमा। ठीक है, नैतिक दुविधा। इन चीजों को आपने समझा कि जब किसी भी व्यक्ति कोई व्यक्ति उस स्थिति में फंस जाता है, उसे सही और गलत को चुनने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे हम नैतिक दुविधा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आता है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना अब क्या करना है कि आप इसमें देखिए यह वह गुण है जिसमें फाइनली एक डिसीजन लेना पड़ जाता है। ठीक है, फाइनली एक डिसीजन लेना पड़ता है, वो सही का डिसीजन लीजिए आप या गलत का डिसीजन लीजिए, लेकिन उसमें से एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सोच के समझ के, उसी को नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसी एग्जाम्पल में आपने देखा कि आप अगर एक डिसीजन लेते नहीं, हम अपने दोस्त को बचाना है तो आपको चोरी करना क्या होगा, चोरी करने का एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं हम चोरी कर लेंगे। ठीक है,
समझ रहे हैं। तो एक फाइनल डिसीजन कंक्लूजन पे जब हम लोग आते हैं तो उसे नैतिक तर्कना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लॉरेंस कोलबर्ग के अपने सिद्धांत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नैतिकता देखा, नैतिकता को दो भागों में बांटा गया है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। इनकी जो है इनकी कुछ बातों का जो आलोचना भी किया गया है। एक वैज्ञानिक थे कैरोल गिलिगन, उनका नाम था कैरोल गिलिगन, ठीक है। उन्होंने इनकी बातों को कुछ असहमत भी बताया है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम था कैरोल गिलिगन। इन्होंने कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो अपने सिद्धांत में बताया है, या लॉरेंस कोलबर्ग ने जो भी बातें बताई है, उनमें से इन्होंने कहा कैरोल गिलिगन ने कि उन्होंने सिर्फ पुरुष वर्गों को जो है प्राथमिकता दी है। इनका क्या कहना हुआ कि लॉरेंस कोलबर्ग अपने सिद्धांतों में सिर्फ पुरुष वर्गों को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिला वर्ग को कम प्राथमिकता दी है। ध्यान समझिएगा, कैरोल गिलिगन एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो भी सिद्धांत दिया है उनमें से प्राथमिकता सिर्फ उन्होंने किसको दिया है, पुरुष वर्गों को दिया है, जबकि महिला वर्गों को उन्होंने कम प्राथमिकता दिया है। ये इनका कहना हुआ, इनकी आलोचना, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग की बातों की इन्होंने आलोचना की है, ठीक है। इनका एक और कहना हुआ, इन्होंने कहा कि मेल यानी कि पुरुष वर्ग जो होते हैं उनमें जो नैतिकता का गुण होता है वो जस्टिस का होता है। उनमें यानी कि पुरुष वर्गों में नैतिकता का गुण जस्टिस का होता है, न्याय का होता है। पुरुष वर्ग न्याय में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि महिलाओं में जो नैतिकता का गुण होता है उनमें देखभाल का गुण होता है, परिवार संभालने का गुण होता है, बच्चों को देखने का गुण होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लिख लीजिए। इन्होंने मतलब कौन, कैरोल गिलिगन ने, ठीक है। इन्होंने मेल में न्याय तथा फीमेल में देखभाल का गुण बताया। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। इन चीजों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में जिन बातों को बताया है उनके बातों की आलोचना करते हुए कैरोल गिलिगन साहब ने कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है अपने सिद्धांतों में पुरुष वर्गों को जो है अधिक प्राथमिकता दिया है, जबकि महिला वर्गों को कम प्राथमिकता दिया है। इन्होंने कहा कि मेल यानी कि पुरुष वर्ग जो होते हैं उनमें जो नैतिक तर्कना होती है, नैतिकता जो होता है वो जस्टिस के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, जबकि महिलाओं में जो ये नैतिक तर्कना होती है या नैतिकता होती है वो देखभाल के लिए होता है। वो घर को देखती है, बच्चों को देखती है, परिवार को संभालती है। ऐसा इनका कहना हुआ कैरोल गिलिगन का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप स्वतंत्र रूप से उसमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल एक नंबर मैं आपको लिखा दे रहा हूँ 7979969014, ठीक है। आप इससे जुड़ सकते हैं, किसी भी डाउट को इस नंबर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हम पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल जवाब को देने का, ठीक है। आज का सेशन मैं यहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ।
इसका पार्ट 2 जो है लॉरेंस कोलबर्ग का पार्ट 2, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस कोलबर्ग के कौन कौन से सिद्धांत थे और किस अवस्था में जो है बच्चा में कौन सा नैतिकता का गुण होता है। ये सारी बातों का चर्चा जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।